हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर वीडियो सीरीज़। आज हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और केमिस्ट्री का जो बेस है वो मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, इसका जन्म कैसे हुआ ये देखेंगे। उसकी हिस्ट्री देखते हैं। ये तो कुछ एक और दो दिन की बात नहीं है और एक दो साल की बात नहीं है। इसने तो सैकड़ों साल लिए हैं और डिफरेंट साइंटिस्ट जो है उन्होंने जो जो भी एफर्ट्स किए हैं वो मैं आपके सामने बताना चाहूँगा, क्योंकि अगर ये एफर्ट्स आपके ध्यान में आ गए तो पीरियोडिक टेबल का इम्पोर्टेंस और उसके तरफ देखने का जो नज़रिया है आपका वो बदल जाएगा। तो देखिए, पहले जो फिजिकल एलिमेंट्स थे वो एलिमेंट्स उस वक्त प्लैटिनम, जिंक, मर्क्यूरी एंड लीड, ये एलिमेंट्स पहले अस्तित्व में थे, डिस्कवर्ड हुए थे। उसके बाद जो 330 BC की अगर बात करें हम, तो ग्रीक फिलोसोफर थे अरिस्टोटल। उन्होंने ये किया था, ये स्टेटमेंट किया था कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ वन और मोर रूट्स। और उस वक्त उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि हर एक चीज़ जो है कुछ वन और मोर रूट से बनी है, और इसी सिद्धांत का सहारा लिया प्लेटो ने। और उन्होंने बाद में बताया कि ये जो रूट्स है वो चार इसमें उसने डिवाइड किए, और वो थे हमारे अर्थ, एयर, वाटर एंड फायर। इसके बाद ये जर्नी चालू हो गई, स्टिमुलेट हो गए, और बाद में 1669 में हेनिंग ब्रांड, हु इज़ द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर फॉस्फरस, फिलोसोफर स्टोन। तो फिलोसोफर स्टोन क्या है? ये एक अद्भुत और चमत्कारिक चीज़ थी। ये ऐसी चीज़ थी कि उस वक्त के जो फिजिकल बेसिक मेटल्स थे जो अनएक्सपेंसिव हुआ करते थे, जैसे कि मर्क्यूरी है, उनके साथ अगर ये फिलोसोफर स्टोन रिएक्ट होता है तो उससे गोल्ड या सिल्वर बन जाएगा, एक्सपेंसिव ऑर्नामेंटल मेटल बन जाएगा। यह ऐसा एक मैथोलॉजिकल फिलोसोफर स्टोन उस वक्त फाइंड आउट किया था हेनिंग ब्रांड ने। उसके बाद कुछ अलग एक्सपेरिमेंट्स हुए। ह्यूमन का यूरिन जो है उसको हीट किया गया, बॉईल किया गया, और पता चला कि उसमें से एक ड्रॉप जैसे बाहर निकला तो वो फायर के साथ बाहर निकला, जिसे उन्होंने नाम दिया कोल्ड फायर। अभी ये बात थी 1669 की, और वो 1680 में रॉबर्ट बॉयल जो आयरिश साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, जो कि कहलाते हैं कि फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो इन्होंने क्या किया, उसके ऊपर और रिसर्च किया और फाइंड आउट किया कि ये जो बॉइल आउट होके बाहर निकला हुआ जो पार्टिकल था, जलता हुआ जो था, वो उसको नाम दिया फास्फोरस। तो फर्स्ट डिस्कवरी हुई फास्फोरस की 1680 में। तब तक ये कॉन्फिडेंशियल रखा गया है, क्योंकि इसके ऊपर कुछ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स हुए नहीं, कुछ ज़्यादा वर्क हुआ नहीं। उसके बाद रॉबर्ट बॉयल ने ये कंफर्म किया कि दैट सब्सटेंस वाज phosphorus and it was published in public. Then in 1789 में ये एक फर्स्ट केमिस्ट थे कि जिन्होंने मॉडर्न टेक्स्ट बुक केमिस्ट्री का, जिसका नाम था एलिमेंट्री ट्रीटिज ऑफ केमिस्ट्री, ये लिखा था, और उनका नाम था रशियन साइंटिस्ट एंटोनी लेवेजियर। इन्होंने उस वक्त जो हाइड्रोजन थे, नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन था, फॉस्फोरस थे, सल्फर थे, ये जो एलिमेंट्स थे, इनका जिक्र किया उस टेक्स्ट बुक में। इसका और एक जिक्र किया कैलोरी एंड टेम्परेचर। ये अगर उसमें जिक्र किया कि ये भी एलिमेंट्स है, लाइट और कैलोरिक, ये भी एलिमेंट्स है, ऐसा उसमें ये जो फर्स्ट मॉडर्न टेक्स्ट बुक था एलिमेंट्री ट्रीटिज ऑफ केमिस्ट्री, इसमें
मेंशन किया हुआ था। उस वक्त से कुछ ये डिस्कवरीज चलती रही कि एलिमेंट्स फाइंड आउट होते रहे, डिस्कवरी चलती रही, उसके ऊपर स्टडीज़ होते गए, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ उनकी चेक करते रहे, और ये जो फॉर्मुलेशन है एलिमेंट्स का फाइंड आउट करने का, डिस्कवरी होने का, ये प्रवास चलता रहा। और इसके बाद 1810 टू 1820 हम जानते हैं इन साइंटिस्ट को, जो डाल्टन्स थ्योरी जिन्होंने लिखी वो है जॉन डाल्टन। इन्होंने पहली बार बताया कि एटॉमिक वेट अगर कंसीडर करते हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज़ या क्लासिफिकेशन होने में थोड़ी मदद मिलेगी। इन्होंने बताया था कि ईच एंड एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ स्मॉल टिनी पार्टिकल्स दैट आर कॉल्ड एज एटम्स, हेंस जॉन डाल्टन्स थ्योरी इज ऑल्सो नेम्ड एज एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन। उसी वक्त महर्षि कणाद जो थे उन्होंने भी बताया था कि जो ग्रेन्स वगैरह है उनसे जो पार्टिकल्स बाहर निकलते वो है स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल। तो ऐसे ये जर्नी चलती रही, और उसके बाद विलियम स्प्राउट 1815 में एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया कि एटॉमिक वेट जो है वो हाइड्रोजन के एक एटम के मल्टीपल होता है, ये स्टेटमेंट किया। और इसी सिद्धांत का सहारा लेते हुए चलते रहे कि हाइड्रोजन का एक एटम, इसका मल्टीपल जो होगा वो बाकी एटम्स के बराबर होगा। जैसे कि नाइट्रोजन है एटॉमिक नंबर 7, इसका मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट जो है 1 × 7, 1 × 7, तो 7 टाइम्स हो गया उसका एटॉमिक वेट नाइट्रोजन का। तो ये थ्योरी चलती रही, और फिर बाद में उसमें अमेंडमेंट हुए कुछ, और ये कंसिडर किया गया कि कार्बन जो है इसका एटॉमिक वेट स्टैंडर्ड वेट कहलाएगा, और वो वेट जो मॉडर्न केमिस्ट्री है उसमें रूटीन में आ गया। अभी एक्चुअल सेंस में हमारा क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स जो फाइंड आउट हुए गए, जैसे एट दैट टाइम 47 एलिमेंट्स वेयर क्लासिफाइड फाइंड आउट, एंड साइंटिस्ट जो है वो ट्राई करते रहे कि इनको क्लासिफाई कैसे करें, मेटल्स नॉन मेटल्स में कैसे क्लासिफाई करें, जो मेटलॉइड्स हैं, अभी जो बात कर रहे हैं हम ट्रांजिशन मेटल्स हैं, इनर ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ये इनके क्लासिफिकेशन कैसे करें, इसके ऊपर कुछ वर्क हुआ, एक्सपेरिमेंट्स हुए, और फाइंड आउट जो हुआ उसी साइंटिस्ट ने कुछ पोस्टुलेट्स उसके लिखे। अभी डोबेरिनर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1817 में ये वर्क चालू किया कि हाँ यार इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि 1829 में वो समझ गए कि अरे यार इनको तो क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन किस में 3 एलिमेंट का अगर ग्रुप करते हैं तो ये क्लासिफाई हो सकते हैं। और वो एलिमेंट्स कैसे हो गए? अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स, एटॉमिक मासेस। जैसे कि इन्होंने बताया कि अगर ट्रायड है, 3 एलिमेंट का ग्रुप है, तो क्या होगा, बीच वाला एलिमेंट जो होगा उसका रिलेटिव एटॉमिक मास जो होगा, एवरेज एटॉमिक मास जो होगा, वो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट जो है इनके अगर समेशन करते हैं एटॉमिक मास के तो इसके बराबर हो जाता है। इसका समेशन और इनका मीन अगर निकाल लेते हैं तो मीन और एवरेज एटॉमिक मास जो होता है वो बीच वाला जो एलिमेंट है उसका होता है। ये किसने लिखा? ट्रायड्स, ये डोबेरिनर ने, दैट इज द लॉ ऑफ ट्रायड्स। ओके, देन ट्रायड्स के बाद जो आए हैं वो न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स ने क्या किया, इसके ऊपर और फिर स्टडी किया। इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, डिमेरिट्स थे, उसके ऊपर उसने स्टडी किया कि नहीं यार ये ट्रायड में नहीं,
हम इसको 8 के ग्रुप में अगर डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, और सेम बेस एटॉमिक मास का, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, लाइन ऑफ एक्शन वही थी कि डुबरेनर हो या फिर न्यूलैंड्स हो या फिर मेंडेलीव हो, उनकी लाइन ऑफ एक्शन वही थी कि एलिमेंट्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं, लेकिन बेस वही होगा एटॉमिक मास का, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। तो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन, प्योरली बेस्ड ऑन द एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स। न्यूलैंड्स ने क्या किया, 8 एलिमेंट्स का एक ग्रुप तैयार किया और उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज कर दिया। और उन्होंने क्या किया, 8th एलिमेंट जो है वो एक के नीचे एक रखा, जैसे कि फर्स्ट एलिमेंट जो है उसके बाद फॉलो किया 8th एलिमेंट में। तो ये जो सीरीज़ तैयार हो गई ना, हमारा जो ट्यून है सारे गम पध नि सा, उसको बिल्कुल मैच करता हुआ, जैसे कि सा रे ग म प ध नि सा, यानी कि सा जो आएगा पहले पोजीशन पे आएगा और 8th पोजीशन में आएगा। इसका मतलब यह है कि पहले पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अलाइन करेगी और सेम होगी 8th एलिमेंट के साथ। ये था न्यूलैंड्स का ऑक्टेव्स का रूल। तो ये भी रूल उस वक्त फॉलो किया गया, लेकिन उसमें भी कुछ डिमेरिट्स रहे। उसमें भी कुछ ऐसे ये रहे कि कुछ एटम्स ऐसे रहे कि जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा है वो पहले आ गए और जिनका कम है वो बाद में आ गए। जैसे कोबाल्ट और निकेल का है, तो कोबाल्ट को प्लेस दिया गया था बाद में और निकेल को पहले। तो ये जो है, ये डिमेरिट्स जो है, ये जो ड्रॉबैक्स है, इसके ऊपर फिर स्टडी किया गया और मेंडेलीव ने क्या किया कि एटॉमिक मास तो ठीक है, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सभी एलिमेंट्स लगा दिए और उन्होंने क्या किया, फिर एक पीरियड्स, हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स में उसको जो 63 एलिमेंट्स थे उस वक्त फाइंड आउट हुए, तो उनको डिवाइड कर दिया। न्यूलैंड्स के वक्त 62 एलिमेंट्स थे, उसको 8 ग्रुप में डिवाइड किया था। मेंडेलीव ने क्या किया, उसको 8 ये पीरियड्स एंड ग्रुप में उनको डिवाइड कर दिया। न्यूलैंड्स ने क्या किया था कि जो फ्यूचर कमिंग एलिमेंट्स हैं वो तो डिस्कवरी होती चलती रही, जो फ्यूचर कमिंग एलिमेंट्स हैं उनके लिए कोई पोजीशन ही नहीं रखे थे उनके टेबल में। लेकिन मेंडेलीव ने वो गलती नहीं की है, उन्होंने जो नेक्स्ट कमिंग फ्यूचर कमिंग जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए पोजीशन लेफ्ट रखी, ऐसी ही रखी, वो जिनको इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम एंड इका सिलिकॉन कहलाया गया। उसके बाद वो जो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए उस केमिकल प्रॉपर्टी के जो अलाइन करेंगे उनको प्लेस किया गया। तो दिस इज़ कॉल्ड एज मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल और शॉर्ट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लेकिन बाद में ये पता चला कि ये थोड़ा कम हो रहा है, यानी कि कुछ ऐसे क्लासीफाई नहीं हो रहे एलिमेंट्स कि जो मेटल्स, नॉन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स, इनर ट्रांजिशन मेटल्स, इनके ऊपर कुछ और वर्क हुआ, कुछ और डिस्कवरीज हुआ मीन टाइम, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हर एक एलिमेंट की चेक की गई और पता लगा कि केमिकली मेटेलिक, केमिकली नॉन मेटेलिक, मेटालाइट्स, ट्रांजिशन मेटल्स एंड इनर ट्रांजिशन मेटल्स जो है वो सेपरेट कर सकते हैं हम। तो ये ट्राई करते हुए मोज़ले ने 1913 में कोशिश की कि ये जो कहीं तो भी गलती हो रही है बेसिक प्रिंसिपल में ही, क्योंकि इन्होंने जो भी पोस्टुलेट्स स्टेट किए थे, जो भी वर्क किया था, वो एक ही बेसिक थिंग उन्होंने ध्यान में रखी थी कि ये जो है केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़
जो है वो किसकी वजह से? एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट्स, उनकी वजह से। लेकिन इन्होंने थोड़ा लाइन ऑफ एक्शन जो थिंकिंग का है वो बदल दिया मोस्ले ने, और उन्होंने ये किया कि अगर एटॉमिक वेट की जगह एटॉमिक नंबर अगर लेते हैं तो क्या क्लासिफाई कर सकते हैं? तो उन्होंने ट्राई किया और एटॉमिक नंबर जो है वो सही रहा, और उन्होंने क्लासिफाई किया, सब एलिमेंट्स क्लासिफाई किए। उस वक्त जितने भी एलिमेंट्स ये थे डिस्कवर्ड हुए थे उनको सब में कैटेगराइज कर दिया, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलाइज्ड, ट्रांजिशन मेटल्स, इनर ट्रांजिशन मेटल्स, इनर्ट गैसेस, ओके, ऑल दिस आर एंड जो नेक्स्ट कमिंग अभी डिस्कवरीज होनी थी उनके लिए कुछ स्पेसेस रख दिए। इसीलिए तो उनको बोला गया कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इनका डिटेल में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल ये सीखना बहुत ज़रूरी है। ये अगर ध्यान में आ जाता है आपके मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो मुझे लगता है कि केमिस्ट्री आपको जो भी कॉन्सेप्ट होंगे, रिएक्शंस होंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, प्रॉपर्टीज़ होंगी, या फिर कुछ अलग कॉन्सेप्ट्स होंगे, वो आपके ध्यान में ज़रूर आएंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, इसको हमने स्पेशल वीडियो में कैप्चर करना है। सिर्फ मैं आउटलाइन देता हूँ कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो मोज़ले ने वर्क स्टार्ट किया था 1913 में, वो चलता रहा और फिर अभी भी चलता रहा है, चल ही रहा है, क्योंकि उन्होंने लेफ्ट कर चुके थे कुछ प्लेसेस कि जो नेक्स्ट कमिंग आएंगे तो इस जगह पे बैठेंगे वो। इसीलिए तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। लॉन्ग फॉर्म किसे बोलते हैं? फुल फॉर्म एंड लॉन्ग फॉर्म, इसमें डिफरेंस क्या है? फुल फॉर्म मीन्स दैट इज़ फुल, नो एडिशन, नो मोर एडिशन देयर। और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल क्या है? ऐड होते रहेंगे, ऐड होते रहेंगे, अभी तक खाली है ना। तो देखते हैं, ये तो था हमारा जर्नी, मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कैसे जन्म हुआ इसका, मोज़ले ने क्या क्या एफर्ट्स किए, एटॉमिक नंबर्स जो सिर्फ एक सोच बदल दी। सारी इन्वेंटर्स जो थे, डिस्कवरर जो थे, उनकी एक ही सोच थी मोज़ले के पहले कि एटॉमिक वेट ही एक बेसिक थिंग है कि जो क्लासिफाई कर सकती है मेटल्स, नॉन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स, इनर ट्रांजिशन मेटल्स, इनर्ट गैसेस, ऑल दिस थिंग्स। लेकिन मोज़ले एक ही था कि जिन्होंने ये सोच बदल दी और लाइन ऑफ एक्शन टर्न किया एटॉमिक नंबर की तरफ, सारी बातें सुलझ गई। तो दोस्तों, ये था जर्नी टू मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट वीडियो में हमने मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल डिटेल में स्टडी करना है। इसके लिए आपको मैं बधाई देता हूँ और आपको आमंत्रित भी करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आप हमारे साथ रहिए, और इस तरह के सभी वीडियोस देखने के लिए आप आरबीपी ट्रिक्स यूट्यूब चैनल के ऊपर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ये वीडियो नोटिफिकेशन के ज़रिए आपके तरफ आएंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।